हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरण ट्यूशंस, योर ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर। बच्चों, आज हम क्लियर करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। इसमें हम सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं पता होते, अलजेब्राज नहीं पता होते, वेरिएबल कांस्टेंट टर्म्स नहीं पता होते, कोफिशिएंट नहीं पता होता। तो इस चैप्टर अभी हमारा जो ये वीडियो चलेगा इसमें हम सिर्फ बेसिक्स क्लियर करेंगे ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिले और आप समझ के चीज़ों को सॉल्व कर सकें। ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा क्या होता है? अ टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहले मान लीजिए आपके पास कुछ रुपये थे, ठीक है, आपके पास कुछ पैसे थे, उसमें से 5 रुपये जो है वो आपके भाई ने आपसे ले लिए, तो आपके पास 15 रुपये बचे। ठीक है ना। तो आपके भाई ने आपसे कितने रुपए लिए होंगे? ठीक है, तो आपके मतलब आपके पास कितने रुपए थे? ओरिजिनली आपके पास कितने रुपए थे, इसमें आपको निकालना है। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ रुपए थे, 5 रुपए आपके भाई ने ले लिए, आपके पास 15 रुपए बचे। आपसे पूछा गया आपके पास ओरिजिनली कितने रुपए थे। ऑब्वियस है, इसकी जगह आपका क्या आएगा? 20 आएगा। ठीक, तो एक तरह से इस टर्म को आपने क्या छोड़ दिया? वैकेंट छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, है ना। यहाँ पे कोई सिंबल लगा दिया, ये रेक्टेंगल का बना दिया, ट्रायंगल का बना दिया, कुछ सिंबल इसकी तरह आपने बना दिया। वैसे ही अगर हम इसको x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग में x रुपए थे, आपके भाई ने आपसे 5 रुपए ले लिए, आपके पास कितने रुपए बचे? 15 रुपए बचे। तो x को यहीं पे रखा जाएगा, ये माइनस से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये सब तो आप जानते ही हैं। तो कितना हो गया? ये 15 + 5 20। तो आपके पास ओरिजिनली कितने रुपए आ गए? 20 आ गए। ये भी आपका तरीका है। ठीक है, यहाँ तो टर्म छोटी थी तो आप फटाफट से आपने पता लगा लिया कि हाँ यहाँ पे 20 आएगा, नंबर छोटा था यहाँ पे। ठीक है, पर अगर नंबर बड़े होंगे तो उस तरफ आप इस तरह से उसको वेरिएबल मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी इक्वेशन को जो है सिंबल्स के जरिए या फिर आपका ये नंबर्स के जरिए, वेरिएबल्स के जरिए शो करना कहलाता है अलजेब्रा। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं? देखिए, जैसे आपकी ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 3y - 5। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी। जैसे 3y - 5 है, इसमें दो टर्म है। एक तो आपका टर्म है 3y और एक आपका टर्म है क्या? 5 है। और इसको जोड़ा घटाया किससे है? आपने माइनस से है। ठीक है, माइनस से दोनों लिंकअप्ड हैं। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। इसमें एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल इसमें क्या है? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू आप बदलते रह सकते हैं। जैसे कि 3y है, ठीक है ना, 3y है, y की जगह आप 1 भी ले सकते हैं, y की जगह 2 भी ले सकते हैं, y की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है आप वो लेंगे वैसे। ठीक है, पर y की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे y की जगह 1 लेके देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। y की जगह आप 2 लेके देखिए तो y की जगह जब आप 2 लेके देखेंगे तो 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। वैसे ही y की वैल्यू अगर 10 लेंगे तो 30 वैल्यू आ जाएगी। तो y की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 3 4 हम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? देखिए, जैसे कि पेन का रेट है 5 रुपए, एक पेन का रेट है 5 रुपए, 5 रुपए एक पेन का रेट है। ठीक है, आपको 10 पेनें खरीदनी है। अब इसको y से मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर 5 रुपए एक पेन का रेट है, आपको एक पेन खरीदनी है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 रुपए आप दुकानदार को जाके देंगे। 5 रुपए रेट है पेन का, आपने 7 पेन खरीदनी है तो y की जगह आप क्या रख देंगे? 7। मतलब अभी इसमें रेट तो फिक्स है ना 5, आपके नंबर्स चेंज हो रहे हैं। कभी आप एक पेन खरीद रहे हैं, कभी 7 खरीद रहे हैं, कभी 8, कभी 10, कभी 20, कभी पूरा डब्बा ही खरीद के लेके आ जा रहे हैं। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? जो चीज चेंज हो रही है वो आपके नंबर्स, आपके जो है वो नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो इसमें 7 5 जा 35 रुपए आपको दुकानदार को जाके देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो टर्म चेंज हो रही है बार बार, उसको आप यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे जो फिक्स चीज है, जैसे उसका रेट तो फिक्स है ना, 5 रुपए की एक पेन 5 की ही पड़ेगी। ठीक है, तो 5 तो फिक्स है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं आपके। एक पेन के लिए 5 1 जा 5 रुपीज देने पड़ेंगे,
2 पेन्स के लिए 5 2 10 देने पड़ेंगे, 3 पेनों के लिए 5 3 15, इस तरह से आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ अलजेब्रा जो है वो आपको इस तरह से नॉर्मल लाइफ में भी आपकी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। अभी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें अलजेब्रा इन आपकी जो डेली लाइफ होती है वहाँ अलजेब्रा किस तरह से काम आता है, उसका एक तो एग्जाम्पल आपने देख लिया, मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उस वीडियो में दूंगी, ठीक है। अब एक्सप्रेशंस में अब मैंने बताया था आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें मान लीजिए 2y है, ठीक है, तो 2y है, तो इसमें ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि 3y - 5 है, तो इसमें वेरिएबल आपका क्या हुआ, y हुआ, और कांस्टेंट आपका क्या हुआ, 3 और 5, ये दो आपके क्या हो गए, इसमें कांस्टेंट हो गए। अब इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। मान लीजिए इसमें y की जगह आप अगर 1 रख देते हैं, जैसे ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, y की जगह आप क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो 3 और y की जगह आपने 1 रख दिया, 3 1 जा 3 -5 प्लस माइनस माइनस, पर साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है आपका, पर साइन उसका आता है जो आपकी बड़ी टर्म होती है, तो इसमें आएगा 2, पर साइन किसका आएगा, साथ ही में माइनस का आएगा, क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। अब वही मैंने बताया है, द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन चेंजेस विद द वैल्यू चूजन फॉर द वेरिएबल इट कंटेन्स, मतलब क्या है, इसकी वैल्यू, इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आप y का जो है उसको चेंज करेंगे, y की वैल्यू को आप चेंज करेंगे। जैसे y की वैल्यू मैंने 1 रखी तो आंसर आया -2, वैसे y की वैल्यू को हम 2 रख के देखते हैं 3, तो y की वैल्यू को आप 2 रख के देखिए -5, तो 3 2 जा 6, अब y की वैल्यू को 2 रख के देखा है ना, 3 2 जा 6 -5, इसमें y की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू आई -2, यहाँ पे सॉरी y की वैल्यू नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो आई, इसमें कितना आया -2, इसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू आई -1। आप देखिएगा मैंने y की वैल्यू बोला है, जबकि y की वैल्यू नहीं, वो एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है, ठीक है। इसमें आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू आई -2, इसमें आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 1। वैसे ही आप y की जगह 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो बच्चों अब हम समझते हैं टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। पहले हम टर्म्स और कोफिशिएंट फैक्टर्स समझेंगे, देन हम कोफिशिएंट की तरफ मूव करेंगे। अब टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। अभी हमने इससे पहले एक्सप्रेशन देखा था, जैसे 3x + 4y, ये आपका इस तरह से क्या था पूरा, ये एक आपका एक्सप्रेशन था, ठीक है। अब हमने देखना है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका था, अब हम देखेंगे कि उसमें टर्म्स क्या होते हैं। तो ये 2 से मिलके बना है, एक 3x है और एक 4y है, तो इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, 3xy - 4 में टर्म क्या होंगी, एक 3xy टर्म होगी और एक टर्म होगी -y। ध्यान रखना साइन के साथ इसको लिखा जाता है। ये 3xy - 4 इसकी क्या होंगी टर्म, 2 टर्म है इसमें। आप देखिए 7xy, इसमें कितना टर्म है, इसमें एक टर्म है, कौन सी, 7xy, सिर्फ एक टर्म है। 5 में कितना टर्म है, 5 एक ही तो टर्म है। दूसरा y² + z², इसमें 2 टर्म है, एक y² प्लस y² और दूसरा z²। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊं, बताइए इसमें कितनी टर्म है, 3x + 4y + z। अब इसमें कितनी टर्म है, इसमें 3 टर्म है, एक टर्म है 3x, दूसरी टर्म है आपकी 4y और तीसरी टर्म है आपकी z, ठीक है। तो इसमें आपकी कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। अब और देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5, इसमें लिखा है 5x + 2y + 9z² + 5। अब बताइए, मान लीजिए -5 है, ठीक है ना। अब इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4, इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई। कौन कौन सी, एक टर्म आपकी 5x हो गई,
एक टर्म आपकी 2y हो गई, एक टर्म आपकी 9z² हो गई और एक टर्म आपकी -5 हो गई। तो ये आपकी चारों टर्म आ गई, इसमें ये 4 टर्म है। होप आपको टर्म क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, टर्म्स आर फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए ये x² है और ये y² है, ठीक है। अब इसमें दो टर्म होंगे, एक x² होगा और एक y² होगा। x² किससे मिलके बना है, दो x से मिलके बना है, x इंटू एक्स। तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे हमने छोटी क्लासेस में करते थे, जैसे मान लीजिए 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 8 किससे मिलके बना है, तो 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। तो 2 से मिलके क्या बना है, हमारा 8 बना है। इसी तरह से क्या है, टर्म्स आर फॉर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, मतलब है जैसे x² है तो ये दो x से मिलके बना है, x इंटू एक्स। y² है तो ये बना है y इंटू वाई, ठीक है। अभी मैं और आपको और एग्जाम्पल बताती हूं। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 2xy माइनस 5zx। अब बताइए इसमें फैक्टर्स क्या होंगे। तो पहले तो टर्म्स आपको पता है, इसमें दो टर्म्स हैं, एक 2xy आपकी टर्म है, दूसरी आपकी टर्म है -5zx। ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप टर्म लिखोगे तो उसको उसके साइन के साथ जरूर लिखना। अब इसमें जो फैक्टर्स होंगे कौन से होंगे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। 5zx है तो इसका होगा -5 इंटू जेड इंटू एक्स। तो ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अभी देखिए क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले, 3xy माइनस 4, तो इसमें दो टर्म है, एक आपका 3xy है और दूसरा आपका -4 है। फैक्टर्स क्या क्या हैं, 3xy के दो फैक्टर हैं, इसके क्या फैक्टर हैं, 3xy का फैक्टर क्या है, 3x और y। वैसे -4 का क्या फैक्टर है, -4। आप इसे -1 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। 7xy है तो इसमें तो एक ही टर्म मिलेगा आपको, 7xy। अब फैक्टर क्या क्या होंगे, 7 इंटू एक्स इंटू वाई। तीन इसके फैक्टर हैं, 7x और y। बात करें अगर 5 की, तो 5 में क्या होगा, 5 में तो एक ही टर्म है 5 और इसका फैक्टर भी एक ही है 5, ठीक है। y² प्लस z², तो इसमें कितने टर्म्स आपको मिले, इसमें आपको दो टर्म्स मिले, एक y² और एक z²। और फैक्टर्स की बात करें तो y² में दो y हैं, y इंटू वाई, तो दो इसके इसमें फैक्टर हो गए। z² में दो z से मिलके बना है तो z इंटू जेड। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने इसमें यहाँ आपको टर्म दिया है 5xyz² माइनस 3zy। अब इसमें पहले आप टर्म्स बताएंगे, तो इसमें दो टर्म से मिलके बना है, आप देख सकते हैं। एक है 5xyz², एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म आपका हो गया -3zy, ठीक है, दूसरा टर्म ये हो गया। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो पहले वाले के फैक्टर देखिए 5 और x और y z इंटू, अब देखिए z² है ना, तो z इंटू जेड दो, या फिर हम इसे z और z इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर ये हो गए 5xyz। अभी हम देखें -3zy, इसके फैक्टर क्या हो गए, -3z इंटू वाई। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो होप आपको फैक्टर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। क्या लिखा है, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट, ठीक है। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म, जो टर्म होती है उसकी उसका क्या, जो टर्म है उसका आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा 2xy और यहाँ पे लिखा -3yz, ठीक है। तो इसमें टर्म क्या होगी आपकी, एक 2xy एक टर्म होगी और एक टर्म होगी आपकी -3yz। अब इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म, अब इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है, मतलब 1 2, न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 4, इस तरह से क्या है, इसमें ये 2 है, ठीक है, ये नंबर्स की फॉर्म में।
आपका क्या है 2, तो इसका जो आपका कोफिशिएंट होगा वो होगा 2। इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें कोफिशिएंट होगा आपका -3। तो जो आपकी न्यूमेरिकल टर्म होती है, किसी भी आपकी जो टर्म है उसमें जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो आपका टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कोफिशिएंट कहते हो। ठीक है, अ न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 5xy है, 5xy में ये तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और इसमें नंबर क्या होगा, 5 होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसमें 5 जो है वो आपकी कोफिशिएंट होगी। इसमें -5y है, ठीक है, तो y तो आपका क्या है, y आपका वेरिएबल है, तो -5 आपका इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक टर्म है -x³, ठीक है, तो -x³ को आप कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इस तरह से आप इसे तोड़ सकते हो। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं बेटा, ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था -x³ के फैक्टर क्या होंगे, -1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इसमें न्यूमेरिकल जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, -1, तो इसका जो -x³ है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा -1। समझ में आया आपको। एक और टर्म है, जैसे कि मैं एक और टर्म आपको बताऊं, मान लीजिए एक और टर्म है, ये आपको लिखा है जैसे कि 5 है। अब 5 है, ये तो खुद ही न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये एक टर्म है 5 जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी है 5, तो इसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, 5 होगा। मान लीजिए ये लिखा है आपका y², तो y² आपका किससे मिलके बना है, y इंटू वाई, पर इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है ना, तो 1 इंटू वाई इंटू वाई, तो उसका न्यूमेरिकल टर्म इसके आगे क्या है, जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसके आगे हम 1 ही तो मानते हैं, क्योंकि 1 को y² से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस तो आते नहीं है ना। 1 की मल्टीप्लाई जिससे भी हम करेंगे वो जो टर्म है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे 1 की वैल्यू y से करूंगी, मल्टीप्लाई y से करूंगी, 1 मल्टीप्लाई बाय y, तो इसका आंसर y ही आएगा। तो इसके आगे y 1 लेते हैं, 1 इंटू वाई इंटू वाई, तो इसमें आपका कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों, इसमें भी आपका कोफिशिएंट आएगा 1। मान लीजिए आपकी ये होती -y², तो इसको आप कैसे लिखते हैं, -1 इंटू वाई इंटू वाई। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई, -1, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपको लिखा है 5xyz² -3zy। ये मैंने आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया हुआ है ताकि आपको वहां पे भी हेल्प मिल जाए। तो इसमें दो टर्म्स होंगी, एक होगा आपका 5xyz², एक ये टर्म हो गई आपकी, दूसरी टर्म आपकी ये हो गई -3zy। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल टर्म क्या होगी, इसकी पूरी की न्यूमेरिकल टर्म है 5, इसकी न्यूमेरिकल टर्म क्या है, 5 है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 5 है, तो कोफिशिएंट आएगा 5। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, -3zy में न्यूमेरिकल वैल्यू है -3, तो इसका कोफिशिएंट आएगा -3। एक और क्वेश्चन देखिए, 1 + x + x², तो इसमें आपके कितने टर्म है, 3 है, एक तो 1 है, दूसरी x है, तीसरी x² है। इसका क्योंकि ये तो 1 है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। 1 एक टर्म है जिसके फैक्टर्स 1 ही तो होगा ना, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 की क्या हो गई, 1 की तो 1 ही रही। x देखते हैं, तो x के आगे कुछ नहीं है, तो मैंने बताया था क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। हाँ, तो ये क्या होगा 1 x², इसके आगे भी कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, इसके आगे भी 1 ले लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x² के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, x² का फैक्टर होगा 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, यही होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बताया था, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए -y³ होगा, अगर मान लीजिए -y³ होगा, तो इसको आप कैसे लिखोगे, -1 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, -1। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ये आपके उसकी क्या हो गया, फैक्टर हो गए, है ना, और ये आपका क्या हो गया, उसमें
कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो होप आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ध्यान रखिएगा, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं। अगर टेस्ट में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आएगा तब भी यही लिखना है, और कोफिशिएंट बोला जाएगा तब भी वही लिखना है। जैसे 5xyz² का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 माइनस 3zy का कोफिशिएंट क्या होगा, -3। वैसे ही 1 का 1 होगा, x का 1 होगा, x² का क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए -y³ दे रखा है तो इसका क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि साइन को भी कंसीडर किया जाता है। -y³ का क्या होगा, -1। होप आपको कोफिशिएंट भी क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स ये सब क्लियर करूंगी। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, हम ये क्लियर करेंगे, एंड देन क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।